शांति फिर से अपनी बहुओं को आवाज लगा लगा कर परेशान हो जाती है। अरे दोनों कहाँ चली गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब आ भी जाओ, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। रसोई से पायल हाथ में बेलन लेते हुए आती है, वहीं दूसरी तरफ से नेहा झाड़ू लेकर आती है। हाय राम, मैंने तो बस तुम दोनों को आवाज लगाकर बुलाया था, लेकिन तुम दोनों तो अपने अपने हाथों में मेरे लिए हथियार लेकर आ गई हो। हे भगवान, अब बुढ़ापे में मुझे ऐसी सजा मिलेगी? ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? लो जी, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। अरे मम्मी जी, आप भी ना हमेशा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? वही तो मम्मी जी, आपने हमें आवाज लगाई, हम काम कर रहे थे, इसलिए बस जल्दी से वैसे ही आ गए। अरे मुझे भी पता है, मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी जरा मेरी साड़ी को ठीक करके उसे धोकर प्रेस कर देना, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। ओहो मम्मी जी, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर में कर दूंगी। हाँ, और अभी मैं तो घर की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद जब कपड़े धोऊंगी तो कर दूंगी। ये सुनकर शांति को गुस्सा आता है। मैंने तुम दोनों को काम बताया और तुम दोनों ने मुझे ही अपना काम बता दिया। अरे काम तो सबके पास होता है, अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो क्या घट जाएगा? तो मम्मी जी, हमने भी आपको कौन सा काम करने के लिए मना किया है? हमने बस इतना ही तो कहा है कि हम जो पहले काम कर रहे हैं उसे खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका काम कर देंगे। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, इसमें इतना भड़कने वाली कोई बात नहीं है मम्मी जी। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। पिछली बार भी मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा और तुमने कहा हम बाद में कर देंगे, लेकिन तुम वो काम करने भूल ही गई। अरे एक दो बार ऐसी गलती हो जाती है मम्मी जी, तो क्या हो गया? तभी वहां उनकी पड़ोसन रिया आती है, जिसे देखकर शांति के चेहरे पर बड़ी मुस्कान छा जाती है। अरे रिया बेटा, तुम आ गई? नहीं, उसका भूत आया यहाँ। जी आंटी जी, मैं आ गई, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बताइए मुझे आज क्या करना है? अरे नहीं नहीं बेटा, तू भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। अब क्या यहाँ तू हर बार काम करने ही आएगी? तो क्या हुआ आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरी एक साइड की सिलाई खराब हो गई है, उसे ठीक करना था और धोना था। अच्छा, बस इतनी सी बात है तो मैं कर देती हूँ ना। ठीक है, मैं साड़ी लाकर दे देती हूँ। पायल रिया को साड़ी लाकर देती है। उसके बाद रिया पहले साड़ी को ठीक करती है, फिर उसे धोकर सुखा देती है। साड़ी सुखा दी है, थोड़ी देर बाद उसे प्रेस भी कर दूंगी, तब तक आप मुझे बता दीजिए कोई और काम है क्या? अरे वाह बेटा, तू सच में कितनी अच्छी है। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर यहाँ बैठ जा। नहीं नहीं आंटी जी, हमारे जैसे जवान बच्चे को बैठना शोभा नहीं देता। हम तो जितना हो सके उतना काम करना चाहते हैं, उससे हमारा शरीर भी तो ठीक रहता है। शांति रिया को बैठने के लिए कहती है, लेकिन रिया नेहा के साथ जाकर घर की साफ सफाई करवाती है, जिससे नेहा भी बड़ी खुश हो जाती है। सच में रिया, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे ही अक्सर रिया उनके घर आती और कभी कुछ तो कभी कुछ काम करवा देती। दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद उनके घर काफी मेहमान आए थे, जिसकी वजह से रसोई में नेहा और पायल बड़े परेशान हो रहे थे। इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बनाना सच में बड़ी महाभारत है दीदी। सच कहा तुमने। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी को हल करने में आ गई हूँ। आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो वहां रिया खड़ी थी, जिसे देखकर उनका चेहरा बड़ा खिल जाता है। अरे रिया, तुम फिर से आ गई? मुझे पता था आप दोनों को मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। सच में रिया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम ना हमारे लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता। उन्हें तो फरिश्ता ही दिखेगा ना, क्योंकि वो उनका सारा काम जो कर देती थी। हाँ तो लाइए ना, दिखाइए ना, इस फरिश्ते को भी थोड़ा काम करने दीजिए। लाइए लाइए लाइए। तब रिया भी पायल और नेहा के साथ मिलकर उनकी रसोई का सारा काम करवाती है, उनके साथ मिलकर खाना बनवाती है और सभी मेहमानों को अच्छे से खाना परोसा जाता है उनके जाने के बाद। सच में आज तो मेहमान बड़े खुश होकर गए, उन्हें खाना भी बहुत अच्छा लग रहा था। तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया, कितनी सारी वैरायटी बनाई थी भाई। सच में मम्मी जी, अगर रिया नहीं होती तो हम सब इतना काम नहीं कर पाते। रिया हमारी बहुत मदद करती है। हाँ, हमारी इतनी मदद हो जाती है, बस पूछो मत। सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। आजा बेटा, या मेरे पास बैठ जा और तू भी खाना खा ले। हाँ रिया, तुम भी खाना खा लो, जब तक मैं और दीदी रसोई साफ कर लेते हैं, फिर साथ में गप्पे लड़ाएंगे। दीदी, कर दी ना आपने फिर से वही बात। मेरे होते हुए आप दोनों अकेले रसोई क्यों साफ करोगे? अरे देखा भी है, रसोई में बर्तनों का कितना सारा ढेर है, अकेले कैसे कर पाओगे? मैं भी आप दोनों की मदद कर देती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। इतना कहते रिया रसोई की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर फिलहाल सब बड़े खुश हो रहे थे। सच में देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। वही तो। उसके बाद तीनों साथ में मिलकर रसोई के सारे बर्तन साफ करती हैं और खूब बातें करती हैं। शाम होने पर रिया घर वापस चली जाती है। तब पायल और नेहा कमरे में अलग ही प्लानिंग कर रहे थे। तुमने सच कहा नेहा, रिया को घर में हर कोई पसंद करता है, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम रवि की शादी उससे करवा देंगे तो हमारे घर के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे।
और साथ में हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। शादी करके जब रिया हमारे घर आएगी तो हमें इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा। शादी से पहले ही वो हमारा इतना काम करवा देती है, हमें इतना फ्री वक्त मिल जाता है, बस पूछो मत। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अगर अभी हमारी इतनी मौज हो रही है तो शादी के बाद तो पता नहीं कितनी होगी। इस बारे में मम्मी जी से बात करते हैं। शांति से भी इस बारे में बात की जाती है। अब शांति भी इस बारे में कैसे मना करती, क्योंकि रिया जैसे बच्चे को मना करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम दोनों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे जब हमारे पास ही इतना अच्छा ऑप्शन है तो हम रवि की शादी की बात कहीं और क्यों चलाए। वही ना मम्मी जी, आप इस बारे में सभी से बात कर लेना और देखते हैं सबकी क्या राय है। ठीक है। फिर जब रात को सभी खाना खाने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। अच्छा, आप सभी को रिया कैसी लगती है? रिया, अरे वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है, हर रोज हमारे यहाँ आकर कितना काम करती है। सच में आजकल ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, है ना? तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम रवि की शादी रिया से करवा दे। अरे कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी, दोनों की खूब जमेगी। हम रिया को बचपन से जानते भी हैं, बड़ी प्यारी बच्ची है और कमेरी। वो तो पूछो ही मत, कितना काम करती है, खाली बैठ ही नहीं सकती। घर के लिए बिल्कुल अच्छी बहू रहेगी। रमेश इस बारे में सोच विचार करता है। बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर मैं इस बारे में बात चलाता हूँ। बाकी तुम रवि से पूछ लेना, उसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, मैं उससे सब पूछ लूंगी, उससे क्या ही परेशानी होगी भला। अगले दिन इस बारे में रवि से भी बात कर ली जाती है। आपको जैसा ठीक लगे, मुझे सब मंजूर है। बस फिर हम सबकी तरफ से तो बात पक्की हो गई। वहीं रमेश और शांति रिया के घर वालों से भी बात कर लेते हैं। पड़ोस का मामला है, आप भी हमें जानते हैं अच्छे से और हम भी आपको जानते हैं, तो मेरे अंदाजे से सब सही होगा। हमें तो रिया बिटिया बहुत पसंद है। जी, फिर तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, फिर बात पक्की करते हैं। इस तरह रवि और रिया का रिश्ता तय हो गया। एक दिन रिया उनके घर आती है। तो बताइए मुझे आज क्या काम करना है? अरे रिया, तुम चिंता मत करो, हम सब संभालेंगे। अब तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। वैसे भी शादी के बाद तो यही सब करना है। कोई बात नहीं भाभी, क्या हो गया, वैसे भी मुझे आदत है, मैं मदद कर ही देती हूँ। हाय, कितनी अच्छी पसंद है हमारी। दोनों रिया को देखकर बड़ी खुश हो रही थी और कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। रिया अपनी ही पड़ोस के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है अगले दिन सुबह। और बेटा, अब तुम हमारे घर में सिर्फ पड़ोसन के रूप में नहीं बल्कि इस घर की बहू हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। बताओ हमें क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाओगी? हाँ, वैसे हमने पहले भी तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत बार खाया है, लेकिन आज खाना खाने में अलग ही मजा आएगा। ठीक है, मैं आप सभी के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। रिया रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाना शुरू करती है। हलवा पूरी बना देती हूँ, सही रहेगा। सभी को हलवा पूरी बनाकर खिलाया जाता है। सभी बड़ी खुशी से खाना खाते हैं। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। चलो रवि, आखिरकार तुमने भी शादी का लड्डू खा ही लिया। अरे भैया बस भी कीजिए। इस तरह सभी को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन एक झटका तो उन्हें अभी मिलना बाकी था। पहली रसोई का खाना बनाकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और वहां आराम से फोन चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे अब तक रिया नीचे वापस क्यों नहीं आई? घर का इतना सारा काम बचा है। वही तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, हम उसे बुलाकर लाए? क्या तुम दोनों को जरा से भी शर्म नहीं आती? अरे वो हर रोज हमारे घर आकर इतना काम करती थी, अभी अभी उसकी शादी हुई है। बेचारी इतने दिनों से थक गई होगी, आराम करने का भी समय नहीं मिला होगा। वरना वो कमेरी लड़की है, खाली बैठने वाली नहीं है। आज अगर तुम दोनों अकेले थोड़ा काम खुद कर लोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें रिया को समझना चाहिए। हम भी ना पागल है, जरा ज्यादा ही स्वार्थी हो गए थे। चलो आज का काम तो खुद ही कर लेते हैं। इस तरह शुरुआत में तो ना रिया खुद काम कर रही थी, ना ही कोई भी उससे काम करवा रहा था। लेकिन कहते ना, सब्र का भी एक बांध होता है। इधर पायल और नेहा को तो बेचैनी शुरू हो गई थी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कह दिया, रिया मैं आज सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो तुम तब तक कपड़े धो दोगी ना? हाँ, मैं भी घर की साफ सफाई कर दूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद शाम को हमें बाजार भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं मशीन चालू कर देती हूँ। रिया उठकर जाती है और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है और उसे चालू कर देती है। लगता है अब धीरे धीरे रिया अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाएगी। अरे आना ही चाहिए ना, हमें भी बड़ी जरूरत है। वहीं एक तरफ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलकर मशीन बंद भी हो गई थी, लेकिन उन्हें पानी में से खंगालने के लिए रिया अब तक नहीं आई थी। इस तरह पहले 1 घंटा फिर 2 घंटे बीत जाते हैं। पायल और नेहा की तो इसी पर नजर टिकी हुई थी। दोनों गुस्से में तिलमिलाती हुई आती हैं।
इस लड़की को हमने एक काम दिया था, सिर्फ कपड़े धोने का, लेकिन उसने अब तक नहीं किया। दोपहर होने को आ गई है। हाँ दीदी, सच में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। चलो इसके कमरे में जाकर देखते हैं। और करा लो पड़ोसन से काम, इस काम के चक्कर में हम फंस गए। दोनों रिया के कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिया तो आराम से रील्स देख रही है। अरे दीदी क्या हुआ? हमने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था, लेकिन तुमने अब तक कपड़े नहीं धोए। मशीन को बंद किए काफी देर हो गई है। हाँ, पूरे 2 घंटे हो गए। अरे दीदी, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपनी नई लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे फिर से घर के कामों में धकेल रहे हैं। याद करो वो पल जब शादी से पहले मैंने आप लोगों की इतनी मदद की थी। अब क्या आप जरा सा भी एडजस्ट नहीं कर सकती? बस रिया का इतना कहते ही पायल और नेहा की बोलती बंद हो जाती है। आखिर दोनों को उसकी बात सही लग रही थी और दोनों आगे बोलती ही क्या। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। दोनों की जाने के बाद इन्हें क्या लगता है मैं पहले की तरह इनकी नौकरानी बनकर रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी जो मैं चाहती थी वो तो हो ही गया। अब मैं यहाँ आराम फरमाऊंगी। बहुत काम कर लिया वैसे भी पहले। शाम को शांति हॉल में बैठी थी और रिया को अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा, तुम पहले की तरह मेरे सर की चंपी कर दोगी? तुम्हारे हाथ की चंपी में तो बड़ा जादू है, मजा आ जाता है। नहीं मम्मी जी, आज ना मेरे सिर में खुद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ओह अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। रिया के जाने के बाद और कर लो पड़ोसन से काम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहू का व्यवहार शादी से पहले कुछ और हुआ करता था, अब शादी के बाद कुछ और ही हो गया है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शादी के बाद तो इंसान में बदलाव आ ही जाता है, नया नया माहौल होता है तो एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अब रिया हर वक्त काम को टालती रहती। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया था। वहीं पायल और नेहा का गुस्से का पारा गुजरते दिन के साथ खाई होता जा रहा था। इस लड़की की शादी हमने अपने घर में इसलिए करवाई थी ताकि शादी के बाद हमारे काम में बहुत ज्यादा मदद हो सके, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है इसने एक चम्मच तक उठाने का कष्ट नहीं किया। ये तो बस आराम फरमा रही है। सच में दीदी, अगर इसे कुछ काम करने को कहो तो बार बार शादी के पहले का काम गिनवाने लगती है और एहसान जताने लगती है। अरे समझ में नहीं आता क्या करे। मुझे तो दाल में कुछ गड़बड़ लगती है, और मुझे तो पूरी दाल ही खाई लगती है। आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो शांति उन दोनों की बात सुन रही थी, जिसे देखकर दोनों डर जाती हैं। मम्मी जी, आप हमारी बातें सुन रही थी? हम कुछ नहीं कह रहे थे, बस ऐसी ही बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात कर रहे थे। अरे चिंता मत करो, मैंने सब सुन लिया है। तुम जो कह रही हो मुझे भी तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है। मुझे भी रिया का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पड़ोसन से शादी करवाकर गलती कर दी हो? हाँ मम्मी जी, मुझे भी लग रहा है। चलो आज फिर से एक बार रिया को हर कोई काम के लिए टोक कर देखते हैं क्या कहती है। उसके बाद तीनों बारी बारी से रिया को काम बताते हैं। सबसे पहले पायल, देखो रिया, तुम्हारे हाथ का खाना हर किसी को पसंद है। आज रात का खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा। ओह दीदी, मेरे हाथ में ना बहुत दर्द है, मैं खाना नहीं बना सकती, सॉरी। इतना कहकर रिया चली गई। देखा, मुझे तो पहले से पता था, इस लड़की की काम करने की नीयत ही नहीं है। थोड़ी देर बाद, रिया तुम आज बाहर जाने वाली थी ना, तो एक काम करना, घर के लिए सारा राशन पानी लेकर आ जाना और साथ में कुछ सब्जी भी खरीद लेना। अरे नहीं दीदी, मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, मैं ना आज आराम करना चाहती हूँ। रिया के जाने के बाद, इसका ये बहाना मैं पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ। तब शांति भी रिया को काम के लिए कहकर देखती है, बेटा आज तो कपड़े तुझे ही धोने होंगे, क्योंकि पायल और नेहा तो घर पर है नहीं, और मुझे वो साड़ी ना रात को फंक्शन में पहन कर जानी है। तो आप कोई दूसरी साड़ी पहन लो मम्मी जी, जरूरी थोड़ी ना है कि वही पहननी है। फंक्शन में तो कोई दूसरी साड़ी भी पहनकर जा सकते हैं। दीदी कल धो देगी ना कपड़े। हाय रब्बा, कितनी बदल गई है। तभी पीछे से पायल और नेहा भी आ जाती है। देखा मम्मी जी, हमने पहले ही कहा था, इस लड़की को कोई काम करना ही नहीं है, सब इसकी बस बहानेबाजी है। मैंने भी कहा था इसे कोई काम ही नहीं करना, शादी से पहले तो सारे काम खुद कर देती थी, सब नाटक था इसका। चलो अच्छा है, आप सबको खुद ही पता चल गया कि सब नाटक था, तो अब मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ, यही सच है। ऐसे कैसे? हमने तुझे अपनी घर की बहू इसीलिए बनाया था क्योंकि तू अच्छा काम करती थी, अब तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, तो मैंने तो आपको घर की बहू बनाने को नहीं कहा था, मैं चली अपने कमरे में आराम करने। वैसे भी शादी से पहले मैंने बहुत काम कर लिया है, अब पहले की तरह नहीं होगा। बहुत फायदा उठाया है आप लोगों ने मेरा, अब मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। उसका ऐसा जवाब सुनकर सभी के होश उड़ गए। और करा लो पड़ोसन से काम,
इस काम के चक्कर में तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सच कहा है किसी ने, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बहुत बड़ा धोखा मिला है हमें। मम्मी। अरे अब तेरी माँ इसमें आकर क्या कर लेगी, जब हम खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे। इस पड़ोसन ने तो हमें ठग लिया। हे भगवान। बहू, अरे ओ बहू, जरा फिर से पानी तो लाना। पता नहीं अब आज सुबह से इतनी खांसी क्यों आ रही है। मैं तो खांस खांस के थक चुकी हूँ। पूजा जल्दी से अपनी सास को एक गिलास पानी लाकर देती है। ये लीजिए माँ जी पानी, और मैं काढ़ा भी बना रही हूँ। मगर जब भी आपको ऐसी इतनी खांसी आती है, इसके बाद आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, इसलिए मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही है। पीछे से मनोज आ जाता है। वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार था। माँ, अगर मेरे घर लौटने तक आपकी ये खांसी ठीक नहीं हुई तो शाम को हम अपने डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा। मनोज परेशान होकर काम पर चला जाता है और यहाँ पूजा घर के काम करने और अपनी बेटी रिया को स्कूल भेजने में लग जाती है। मम्मी मम्मी, आज आपने टिफिन में क्या दिया है? आज कुछ अच्छा है ना? जल्दी बताओ। अरे बेटा, दरअसल मैंने तो टिफिन में रोटी और अचार पैक किया है। क्या फिर से वही रोटी अचार? माँ, मुझे स्कूल में ऐसे टिफिन खोलने में बहुत शर्म आती है। सब लोग अच्छे अच्छे टिफिन बॉक्स लाते हैं, कोई पास्ता तो कोई मैगी और कोई सैंडविच। कम से कम तुम टिफिन में सब्जी तो दे दिया करो, लेकिन नहीं, हमेशा वही अचार रोटी। बस रिया, मुझे फिर से सुबह सुबह ये बहस नहीं करनी। तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारे पापा कितनी मेहनत से काम करते हैं, और ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। दोपहर में मैं बनाती तो हूँ सब्जी रोटी और चावल। हाँ, और फिर वही रात में भी खाते हैं, यानी कि सारे दिन में बस एक बार ही अच्छा खाना बनता है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? खाना फेंकना थोड़ी चाहिए। अन्न का अनादर करने से अच्छा ही है ना कि सारा खाना खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा टिफिन चाहिए बस, मुझे नहीं करना अन्न का आदर। अच्छा बेटा, जिद मत कर, और शाम को मैं तेरे लिए वो जैम वाली बोतल ले आऊंगी, फिर तुम्हें टिफिन में जैम रोटी दूंगी, ठीक है? क्या रोटी? अरे नहीं, ब्रेड। अच्छा अच्छा ठीक है, ब्रेड। अब ठीक, चलो अब जल्दी से स्कूल जाओ वरना देर हो जाएगी। पूजा रिया को स्कूल भेज देती है। दूसरे कमरे में ही बैठी पूजा की सास शोभा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। बहू, मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी होती है। अगर मुझे बीमारी ना होती तो इतना सारा पैसा मेरी दवाइयों में ना जाता, और फिर तुम, मनोज और रिया उन पैसों से एक अच्छी जिंदगी जीती। माँ जी, आज कह दिया है, मगर दोबारा मत कहिएगा। अरे आप भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और आप मेरी माँ जैसी हैं। आप तो जानती ही हैं, जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी, और फिर जब मैं इस घर में आई तो आपने मुझे एकदम अपनी बेटी की तरह रखा। इसलिए मैं भी आपको अपनी माँ जैसा मानती हूँ। और भला कोई अपनी माँ के लिए ये सब सोचता है? बेटा, तू कुछ भी कह, मेरा दिल तो भारी होता ही है ना। अरे माँ जी, अगर आपके इलाज में हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा तो हम खुशी खुशी बेच देंगे, मगर आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर पूजा की सास शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में जरूर मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो मुझे ऐसा परिवार मिला, और बहू तो एकदम बेटी जैसी है। अच्छा, अब ये सब इमोशनल बातें छोड़िए माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लाती हूँ और फिर आप अपनी दवा ले लीजिएगा। ठीक है। दरअसल शोभा का इलाज गांव के ही एक डॉक्टर से चल रहा था। उसको फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। शाम होते होते तो शोभा की तबीयत और बिगड़ने लगती है। ये देखकर मनोज कहता है, माँ, बस बहुत हो गया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। मनोज शोभा को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। गांव में ही एक सरकारी अस्पताल था और पिछले कुछ टाइम से मनोज अपनी माँ को लेकर वहां आता था। लेकिन आज जब डॉक्टर शोभा का चेकअप करते हैं तब वो मनोज से कहते हैं, देखो मनोज, तुम्हारी माँ की हालत खराब होती जा रही है। मैंने तुमसे पहले दिन भी यही कहा था कि मैं जो दवाइयाँ दूंगा उससे उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम इन्हें लेकर शहर के बड़े अस्पताल में जाओ, वहाँ जो बड़े और अच्छे डॉक्टर होंगे वो ही इनका इलाज करेंगे। उससे जरूर तुम्हारी माँ की तबीयत सुधर जाएगी। उम्मीद तो ऐसा ही है। अच्छा, इसका मतलब मुझे माँ को शहर लेकर जाना पड़ेगा? शहर जाना ही नहीं, तुम्हें वहाँ जाकर रुकना भी पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और ये सब जल्दी करो, वरना कम समय में तुम्हारी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। ये सुनकर मनोज घबरा जाता है। वो फिलहाल शोभा को डॉक्टर का कहा कुछ भी नहीं बताता और उसे लेकर घर आ जाता है। रात में सोते समय मनोज अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पूजा, हमें गांव से शहर जाना पड़ेगा, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ दिन वहीं रुकने के लिए।
वहाँ रुक कर ही माँ का आगे का इलाज हो पाएगा। क्या? मगर क्यों ऐसे अचानक से? पूजा, डॉक्टर ने कहा है कि हमें माँ का इलाज अब शहर में करवाना पड़ेगा, तभी उनकी तबीयत ठीक होने की कोई संभावना होगी। क्या? अगर माँ की तबीयत की बात है तो फिर तो हमें जाना ही चाहिए। मगर मगर आपकी नौकरी, उसका क्या होगा जी? क्या कहूँ, बस अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा और कोई रास्ता ही नहीं है, और फिर मैं शहर में ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे पास सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो फिर मैं कल ही यहाँ से जाने की सब तैयारी कर लूंगी। हाँ, और मैं भी नौकरी छोड़ने की बात कराऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह पूजा और मनोज शोभा और रिया को भी सारी बात बता देते हैं कि अगले हफ्ते ही वो लोग शहर जाने के लिए निकलेंगे। वाह, हम लोग शहर जाएंगे, फिर तो कितना मजा आएगा। शहर में तो कितने बड़े बड़े स्कूल होते हैं और कितने सारे बड़े बड़े खेलने वाले पार्क, वहाँ तो खूब मजा आएगा। लेकिन बेचारी रिया को नहीं पता था कि कम से कम उसे गाँव में रोटी अचार तो मिल रहा था, क्योंकि शहर में तो उन लोगों को ये भी मिलना मुश्किल होने वाला था। सब सामान की पैकिंग करने में और गांव का घर बेचकर पैसा जमा करने में कब एक हफ्ता बीत जाता है पता ही नहीं चलता। चलो चलते हैं, अब गांव छोड़ने का वक्त आ गया है। बेटा, पता नहीं हमने अपना ये घर बेचकर ठीक किया भी या नहीं। माँ जी, अब आप चिंता मत करिए। शहर में सेटल होने के लिए हमें इतने पैसे की तो जरूरत थी ही। घर ना बेचते तो वो पैसे कहाँ से आते? और मुझे पूरा यकीन है हम वहाँ शहर में कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, अरे वो शहर है, वहाँ गांव से 10 गुना ज्यादा काम मौजूद है। चलो चलते हैं, मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत खुश हूँ। मनोज का पूरा परिवार ट्रेन में बैठकर शहर आ जाता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। सच में शहर कितना सुंदर है और यहाँ सब लोग कितने हाई फाई हैं। देखो तुम सब, वो रहा वो हॉस्पिटल जहाँ हमें माँ को दिखाना है। गांव के डॉक्टर अंकल ने इसी हॉस्पिटल का पता बताया था। बाप रे, ये हॉस्पिटल तो मेरे स्कूल से कितना बड़ा है। ऐसा लगता है कोई 5 स्टार होटल हो। हाँ, सही कहा बेटा। वैसे हॉस्पिटल यहाँ है तो आसपास ही कोई कमरा भी देख लेना चाहिए रहने के लिए। हाँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मनोज और उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल के आसपास कमरे देखना शुरू करते हैं, मगर एक छोटे से कमरे का भाव सुनकर ही वो सब दंग हो जाते हैं। देखिए आप लोग, ये एक कमरे के महीने का भाड़ा 15,000 है। इसके साथ आपको एक बाथरूम और एक किचन मिलेगा, बस। क्या? पूरे 15,000 इस छोटे से कमरे का? अरे हमारा इतना बड़ा घर था गाँव में, हम वो पूरा भी किराए पर उठाते तो सिर्फ 3 से 4,000 में। अरे ये गांव नहीं शहर है, और तुम लोगों को कमरा लेना है तो लो, वरना मेरा टाइम खराब मत करो। मेरे पास और भी बहुत काम है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें कमरे की सख्त जरूरत है, वरना हमें सड़क पर सोना पड़ेगा। आप हमें 5-6 हजार में कोई कमरा दिखा दीजिए ना। है तो ये भी हमारे बजट से ज्यादा, मगर फिर भी। क्या 4-5 हजार? अरे इतने में यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और इतना सस्ता कमरा चाहिए तो जाकर चौल में पता कर लो। विभिषा मनोज के घर वालों को चौल का रास्ता बता देती है और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। चौल की हालत तो और ज्यादा खराब थी। कई सारे लोग एक साथ रह रहे थे। छोटे छोटे बदबूदार कमरे थे और इतने लोगों के लिए एक ही कमरा था। चौल की मालकिन मनोज से कहती है, ये एक कमरा 5,000 रुपए का है और बाथरूम पूरे चौल में एक ही है। इसी कमरे में खाना बनाना होगा। कैसे वो तुम जानो, और एडवांस कल कर देना। अब मैं जाती हूँ। हे भगवान। पूजा, ये हम सब इतने लोग इस चौल के इस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे? और ये इतने सारे लोगों के लिए वो एक ही बाथरूम है। कहीं माँ की तबीयत इससे और ना बिगड़ जाए। क्या हम सब वो अच्छा वाला कमरा ले लें क्या? अरे मनोज, मेरी चिंता मत कर। अभी कुछ दिनों तक के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। हम अभी अभी शहर आए हैं, इसलिए हमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। फिर बाद में हम कोई और दूसरा काम ढूंढ लेंगे। क्या पता हमें सस्ता अच्छा मिल ही जाए। अभी तो हमने ज्यादा ढूंढा ही कहाँ है। माँ जी, आप यहाँ बैठिए और आराम करिए। हाँ माँ, कल सुबह ही हम हॉस्पिटल चलेंगे और आपको डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर क्या था, अगले दिन से ही मनोज का पूरा परिवार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में व्यस्त हो जाता है। देखिए, इनको गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से इनका इलाज 1 साल तक चलेगा। आपको इनकी दवाई लगातार करानी पड़ेगी, ठीक है? और हर 20 दिन में आकर चेकअप करवाना पड़ेगा, ठीक है? एक तरफ मनोज अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाता था, वहीं जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती तो दूसरी तरफ वो पूरा दिन काम ढूंढने में निकल जाता था। इन्हीं सब में 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुनिए जी, आज माँ जी के साथ अस्पताल मैं चली जाऊंगी और आप काम ढूंढने जाइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूजा। यहाँ शहर में काम ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर तो मजदूरी तक का काम नहीं मिल रहा और बड़े बड़े ऑफिस में नौकरी के लिए डिग्री मांग रहे हैं। आखिर करूँ तो क्या करूँ? कोशिश करिए जी, और हम कर भी सकते हैं।
अच्छा, मैं माँ जी को लेकर जा रही हूँ। आज आप रिया को भी अपने साथ ही काम ढूंढने ले जाइएगा। हाँ ठीक है पूजा। पूजा अपनी सास के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर पूजा से कहते हैं, देखो, मुझे इनके कुछ टेस्ट करने हैं दोबारा, तब तक आप बाहर जाकर बैठो। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। पूजा अपने झोले के साथ बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि पास में खड़ी एक औरत बहुत परेशान होकर अपने पति से कह रही थी, सुनिए जी, मुझे तो यहाँ कहीं आसपास अच्छा हेल्दी खाना नहीं मिला। बाहर तो सिर्फ फास्ट फूड के ही खाने के स्टॉल लगे थे और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं घर पर बैठकर खाना बनाऊं। मुझे ऑफिस भी जाना होता है। अरे तो क्या तुम मेरी बीमार माँ के लिए खिचड़ी तक नहीं बना सकती पूनम? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हाँ, नहीं बना सकती। हाँ। पास बैठी पूजा ये सब सुन रही थी। तभी उसे ख्याल आता है, अरे मैंने भी तो सुबह सुबह खिचड़ी आलू बनाए थे और पैक करके भी लाई हूँ। माँ जी तो अभी टेस्ट के बाद शाम तक कुछ खाने से रही, तो मैं ये टिफिन उन लोगों को दे देती हूँ। ये सोचकर पूजा उस आदमी औरत के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, आप लोग ये ले लीजिए। ये टिफिन मैंने अपने हाथों से बनाया है और इसमें पौष्टिक आहार है, यानी कि खिचड़ी और उबले हुए आलू जिस पर नमक डाला था। आप अपनी माँ को ये खिला सकते हैं। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, ये लीजिए, आप इसके बदले में ये पैसे रख लीजिए, प्लीज मना मत करिएगा। वो आदमी जबरदस्ती पूजा के हाथ में 500 रुपए थमा देता है और अंदर चला जाता है। वो औरत भी पीछे से कुछ बोलते हुए अंदर चली जाती है। अरे कमाल है, बस एक टिफिन आलू की खिचड़ी के बदले 500 रुपए। अजीब बात है। तभी पूजा की सास शोभा भी बाहर आ जाती है। चलो बहू, घर चलते हैं। हाँ माँ जी, चलिए। पूजा शोभा को लेकर घर आ जाती है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है और रोज वहाँ कितने मरीज आते होंगे। यहाँ शहर के अमीरों के पास तो इतना वक्त भी नहीं होता कि वो अपने ही घर वालों के लिए अच्छा पौष्टिक खाना बना सके। तो क्यों ना मैं ही वहाँ अस्पताल के बाहर आलू खिचड़ी बेचना शुरू करूँ। अभी तो इनके पास भी कोई ढंग का काम नहीं है, ऐसे इनकी भी कितनी मदद हो जाएगी। अरे पूजा, क्या सोच रही है? कहाँ ध्यान है तेरा? वो दरअसल माँ जी, बात कुछ ऐसी है कि पूजा अपनी सास को अपने आइडिया के बारे में बताती है और शोभा को भी ये ख्याल अच्छा लगता है। रात में जब मनोज रिया के साथ घर आता है तो दोनों सास बहू मनोज को भी ये आइडिया बता देती हैं। ठीक है पूजा, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो यही करो। मैं तुम्हें यह काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। ठीक है जी, फिर हम कल जाकर खाना बनाने का सामान ले आएंगे और परसों से ही अस्पताल के बाहर बैठकर ये आलू खिचड़ी बेचने का काम शुरू कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, और भगवान की कृपा हुई तो हमें थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। वैसे भी अस्पताल और यहाँ शहर में रहने के खर्चों की वजह से धीरे धीरे हमारे सारे बचत के पैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, आप चिंता मत करिए, सब अच्छा ही होगा। फिर क्या था, अगले ही दिन पूजा सब सामान ले आती है और उसके अगले दिन सुबह सुबह ही अस्पताल के बाहर जाकर बैठ जाती है और बड़े से बर्तन में आलू और खिचड़ी बना देती है। ले लो, अपने बीमार घर वालों के लिए पौष्टिक खाना ले लो, सिर्फ 50 रुपए प्लेट, शुद्ध देसी आलू और खिचड़ी ले लो, गर्मा गर्म आलू खिचड़ी। पूजा की बात सुनकर वहाँ आसपास मौजूद लोग उसके पास आने लगते हैं। एक बूढ़ी औरत पूजा से कहती है, बेटा मुझे भी एक प्लेट आलू खिचड़ी दे दो, मेरी बेटी बीमार है और अस्पताल में एडमिट है, मैं उसे छोड़कर घर नहीं जा सकती खाना बनाने। हाँ माँ जी, ये लीजिए। जी मुझे भी दीजिए एक प्लेट आलू की खिचड़ी। हाँ भाई साहब, ये लीजिए। इसी तरह पूजा का काम चल पड़ता है और एक ही दिन में बहुत सारे लोग आकर उसकी आलू खिचड़ी ले लेते हैं और शाम तक उसकी सारी खिचड़ी खत्म हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सब पैसे लेकर घर आती है। ये देखिए, आज एक ही दिन में मुझे पूरे 5,000 का फायदा हुआ है। ऐसे तो हम कुछ ही दिनों में वो अच्छा वाला कमरा किराए पर ले लेंगे। सही कहा पूजा, इससे माँ के इलाज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कल से मैं भी वहाँ चलकर आलू खिचड़ी बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे हम मिलकर खूब पैसे कमा सकते हैं। और यही नहीं बच्चों, इससे हम दूसरों की कितनी मदद भी तो कर रहे हैं, हमें उन बीमार लोगों की दुआएं भी तो मिलेगी। हाँ, सच कहा माँ जी। इसी तरह पूजा अस्पताल के बाहर आलू खिचड़ी बेचकर अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल देती है।